हेलो बच्चों, इजी गणित चैनल पर मैं इंद्रसेन सिंह आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इस पार्ट में जिसमें हम लोगों ने टैक्स लायबिलिटी पढ़ना सीखा, मैं फिर से बता दूं, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी डीलर और होलसेलर, किसी की भी टैक्स लायबिलिटी, उसका आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का डिफरेंस होता है। मतलब टैक्स लायबिलिटी आर टैक्स गिवन टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये किसी भी अथराइज्ड डीलर के लिए होता है, इस चीज़ को याद रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आज का हमारा वीडियो है। मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं और उसी न्यूमेरिकल पर मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि कैसे टैक्स लायबिलिटी फाइंड करते हैं और किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को जब सेल किया जाता है तो उस पर कोई भी डीलर, शॉपकीपर या कस्टमर जो पेमेंट करता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को आप लोग भी देखें और मैं इसको धीरे धीरे पढ़ के सुनाता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा, मतलब यूपी, टू कानपुर, ये भी यूपी में है, फॉर ₹20,000। मतलब आगरा में ऑब्जेक्ट को कानपुर के लिए बेचा गया, वहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस ₹20,000 थी। और फिर ये कानपुर से जयपुर मतलब राजस्थान को सेल किया जाता है। रेट ऑफ GST इज़ 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज़ ₹5,000। ये ध्यान रखिए कि कानपुर में जब इसको सेल किया गया जयपुर के लिए तो 5,000 का प्रॉफिट लिया गया। इसका मतलब कानपुर से जब ऑब्जेक्ट को जयपुर के लिए सेल किया गया तो इसकी सेल प्राइस 20,000 में 5,000 ऐड करके दी गई। इट मीन्स कि कानपुर में इस ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस जयपुर के लिए 25,000 होगी। अब क्वेश्चन ये है कि द नेट GST पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। कानपुर में डीलर बी ने कितना GST पे किया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को, और सेकंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ गुड्स आर सर्विसेज एट जयपुर। जयपुर में उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं कि GST पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। कानपुर में उसने कितना GST पे किया। तो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा हुआ है कि पिछले वीडियो में कि जो डीलर या कोई भी होलसेलर जो GST पे करता है वो उस ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस पर पे करता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि डीलर बी ने जो ऑब्जेक्ट को परचेज़ किया कानपुर से, डीलर ने जो ऑब्जेक्ट परचेज़ किया आगरा से, वहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो वो उसकी प्राइस थी 20,000। अब इस 20,000 पे वो 18% का GST पे करेगा। इसी को यहाँ फाइंड किया। मैंने यहाँ पे इसको शो किया है कि ऑब्जेक्ट को आगरा से लाया गया कानपुर और कानपुर से फिर इसको बेचा गया जयपुर। आगरा में इस ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस थी 20,000 और फिर कानपुर से जब ये जयपुर बेचा गया तो यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस 5,000 प्रॉफिट पर बेची गई। मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कानपुर में 25,000 रखी गई जयपुर के लिए। तो GST पेड एट कानपुर ये होगा 18% ऑफ 20,000, बिकॉज GST 18% था और ये 20,000 में परचेस किया गया था आगरा से। तो 18% ऑफ 20,000 फाइन करेंगे तो ये GST पेड एट कानपुर होगा। सेकेंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एट जयपुर। तो जयपुर में जब ऑब्जेक्ट लाया गया तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट दो अमाउंट का सम होगी। पहला अमाउंट तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी जो कि 25,000 थी और उस 25,000 पर 18% का GST लगेगा। तो वो 18% का GST वहाँ पे अप्लाइड हुआ। क्लियर। अब इन दोनों का सम हम कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट एट जयपुर आ जाएगा। अब इसी पार्ट का हमने एक सेकेंड क्वेश्चन बनाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। दिखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट ये एक्चुअल में बड़ा है नहीं, लिखने में बड़ा हो गया। फॉर ए डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹9,000। ऑब्जेक्ट डीलर ए से चलता है, सेल किया जाता है। यहाँ पे उसका लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस या इसको प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट 9,000 का लिस्टेड प्राइस था और इसको बेचा गया डीलर बी को एट सम लोअर प्राइस। इट मीन्स जब ए ने बी को बेचा तो वो 9,000 में सेल नहीं किया, उससे थोड़ा कम करके सेल किया। फर्दर डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस। लेकिन जब डीलर बी ने कस्टमर को बेचा तो वो लिस्ट प्राइस 9,000 पर ही सेल किया। मतलब बी ने जब कस्टमर को सेल किया तो उस समय उसकी सेलिंग प्राइस 9,000 ही रखी। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18% एंड डीलर बी पेड a tax under GST equals to ₹324 to the government,
फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर बी। यहाँ पे जो 324 है ये डीलर बी की टैक्स लायबिलिटी है, ये याद रखिए टैक्स लायबिलिटी है। और टैक्स लायबिलिटी होता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस। टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के इक्वल होगा। तो हमको ये टैक्सेस फाइंड करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इस 324 को कोरिलेट कर पाएंगे। अब हम आते पहले डीलर ए के लिए। डीलर ए 9000 MP रखता है, लेकिन जब वो बी को सेल करता है तो उस अपनी मार्क प्राइस को थोड़ा कम कर लेता है। इसका मतलब कि वो उसको डिस्काउंट देता है। तो हम मार्क लेट कर लेते हैं कि डिस्काउंट गिवन बाय द ए टू बी इज़ ₹X। अब हमने अगर X रुपीज़ का डिस्काउंट लिया और मार्केट प्राइस थी 9000, तो सेलिंग प्राइस बी के लिए हो जाएगी 9000 माइनस X रुपीज़। ये सेलिंग प्राइस फॉर बी या हम कॉस्ट प्राइस फॉर बी कहेंगे, बिकॉज ए ने जब बी को बेचा 9000 माइनस X में, तो बी ने उतने में परचेज़ किया, इसलिए बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जब बी ने 9000 माइनस X में परचेज़ किया तो उस पर उसका जो इनपुट टैक्स होगा वो 18% ऑफ 9000 माइनस X होगा, जहाँ पे 18% GST परसेंट था। अब जब बी कस्टमर को सेल कर रहा है तो वहाँ पे उसने सेल प्राइस रखी 9000, मतलब मार्क प्राइस के ही इक्वल रखी। देन उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 18% ऑफ 9000। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस रख लेना है। तो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है कि टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टैक्स आउटपुट माइनस टैक्स इनपुट, मीन्स दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, या मतलब टैक्स पेड बाय डीलर बी टू द गवर्नमेंट इज़ 324। तो 324 इज इक्वल टू 18% ऑफ 9000, मतलब ये टैक्स आउटपुट और माइनस टैक्स ये इनपुट है 9000 माइनस X। इनको सॉल्व करेंगे हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। X का मतलब कितना डिस्काउंट A ने B को दिया था। अब जब डिस्काउंट आ जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा कि B ने कितने में परचेस किया, तो उसको हम यहाँ पे X के वैल्यूज़ को इस फार्मूलाज में या इस वैल्यूज़ में हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और इस तरीके से हम अमाउंट पेड बाय डीलर B को हम फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो बस इतना ही, थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए हम सवाल को यहीं रोकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और जो लोग लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।